छात्र छात्राओं, कृष्णा ग्रुप ऑफ कॉलेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम बीएड प्रथम वर्ष के अंतर्गत पहला जो आपका पेपर है समकालीन भारत एवं शिक्षा, उसमें दूसरी यूनिट का जो ब्रिटिश कालीन शिक्षा प्रणाली की सारी शिक्षा के बारे में बताता है, उसके अंतर्गत हर्टाग समिति जो आपकी 1927 में गठित की गई है और 1929 में उसने अपने सुझाव दिए हैं, तो उसके बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। 1917 और 1919 का जो आपका कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग गठित किया गया था, उसके सुझाव को लगभग 10 वर्ष माना गया है, यानी कि 1917 से 1927 10 वर्ष माना गया है। लेकिन उसी के बीच में जो है आपका 1919 में एक भारतीय स्तर पर भारतीय इतिहास में एक घटना घटती है, रोलेट एक्ट आता है एक, और एक आपका जलियांवाला कांड हत्याकांड जो है वो यहाँ पर होता है अमृतसर में। तो उससे दुखी होकर के महात्मा गांधी जो है उन्होंने एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन किया है जिसका नाम होता है असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन, है ना, नॉन कोऑपरेशन बाय इंडियंस। तो उसमें क्या है, उसमें जो है हम भारत के लोग जो है अंग्रेजों का सहयोग नहीं करेंगे, किसी भी स्तर पर हम उसका सहयोग नहीं करेंगे, चाहे आपका व्यापारिक काम हो, चाहे आपका सामाजिक काम हो, चाहे आपका राजनीतिक काम हो, चाहे आपका सांस्कृतिक काम हो, चाहे आपका शैक्षणिक काम हो, कैसा भी काम हो, हम आपका बायकॉट करते हैं और हम इन सब चीजों को एक स्वदेशी के रूप में अपनाएंगे। स्वदेशी जो चीज हमारी निर्मित होगी, अपने देश में बनेगी, उसी चीज को हम अपनाएंगे, उसी से हम अपना रोजगार चलाएंगे, उसी से हम अपनी शिक्षा चलाएंगे और शिक्षा के जो भी उसका प्रारूप होगा वो सारा का सारा भारतीय उसमें होगा। अर्थात इनका सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, धार्मिक सभी इस तरह से इनका विरोध शुरू हो गया है। तो इस स्थिति से उबरने के लिए या अपनी एक राजनीतिक छवि बनाने के लिए या अपनी छवि में सुधार करने के लिए अंग्रेजों ने जो है कुछ सोचा कि हमें जल्द ही कुछ ना कुछ भारत में करना चाहिए। जो असंतोष से फैला हुआ है और चारों तरफ जुलूस प्रदर्शन हो रहा है ना, तो इसमें हमें कुछ ना कुछ इससे निपटने के लिए कुछ कोशिश करनी चाहिए, कुछ प्रयास करने चाहिए। तो इसीलिए उन्होंने इस प्रयासों में एक साइमन कमीशन जो हुआ है आपका 1927 में, उसको गठित किया गया है। अंग्रेजों ने इंग्लैंड में साइमन कमीशन जो है 1927 में उसका गठन किया गया है 8 नवंबर 1927 को, और उसको यहाँ पर भी 1928 में भेजा गया है भारत में, है ना। तो उसी को एक तो वहाँ की जो राजनीतिक स्थिति, सामाजिक स्थिति थी, है ना, और जो आर्थिक स्थिति थी, ये सब जांचने के लिए भेजा गया है और उसमें कुछ आवश्यक सुधार करने के लिए भेजा गया है, और उसी के साथ साथ उसको शिक्षा की वास्तविक स्थिति जानने के लिए भी उसकी जिम्मेदारी उसको सौंप दी गई है कि ये भी कार्य आपको करना है। तो उन्होंने इस कार्य को करने के लिए, साइमन कमीशन ने इस कार्य को करने के लिए उन्होंने एक समिति का गठन किया और उस गठित समिति के जो अध्यक्ष थे वो सर फिलिप हर्टॉग थे। सर फिलिप हर्टॉग थे और उन्हीं के नाम पर इस समिति को हर्टॉग समिति कहा जाता है ना, क्योंकि उस समिति के अध्यक्ष सर फिलिप हर्टॉग है, तो इसीलिए उन्हीं के नाम पर हर्टॉग समिति इसको कहा जाता है। और ये सर जो हर्टॉग जो थे, ये पहले से ही आपका जो 1917 में कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग आया था उसके कुछ सदस्य भी बने हुए थे यहाँ पर, और फिर उसके बाद में यहाँ पर जो ढाका विश्वविद्यालय बनाया गया था तो उसके कुल सचिव भी थे यहाँ पर, है ना। तो इस प्रकार से ये भारत की जो आपकी प्राथमिक शिक्षा है या आपकी माध्यमिक शिक्षा है या आपकी उच्च शिक्षा है, उससे ये भलीभांति परिचित भी थे। उनकी क्या समस्याएं हो सकती हैं, उनके क्या सुधार हो सकते हैं, वो जो समस्याएं आ रही उनके क्या कारण हो सकते हैं, उन कारणों को कैसे दूर किया जा सकता है ना। तो पूरी एजुकेशन पॉलिसी के बारे में पूरी तरह से पहले से ही भलीभांति जानते थे। तो इसी प्रकार से इन्होंने थोड़ा सा भी और अध्ययन किया,
एक्स्ट्रा अध्ययन भी किया उस शिक्षा के बारे में। और फिर इन्होंने 11 सितंबर 1929 को अपनी समिति का एक प्रतिवेदन, एक अपना सुझाव, एक डॉक्यूमेंट्स, एक दस्तावेज तैयार करके साइमन कमीशन को सौंपा है। और वो जो साइमन कमीशन को उन्होंने अपना दस्तावेज सौंपा है उसमें जो है प्राथमिक शिक्षा हुई, आपकी माध्यमिक शिक्षा हुई, उच्च शिक्षा हुई, इन सब से संबंधित जो है उसमें कुछ कारण बताए गए है ना। पहले कारण आए हैं उसमें, उन कारणों का फिर समाधान निकालने के लिए फिर सुझाव दिए गए हैं। तो ये उन्होंने आपका 1927 में गठित हुआ है और 1929 में उसको उन्होंने ये अपना कागज दस्तावेज जो है सौंप दिया है। अब इस हड़ताल समिति के सुझाव के बारे में अध्ययन करते हैं कि उन्होंने उस दस्तावेज में कौन से सुझाव दिए हैं, क्या उन्होंने बताया है। तो सबसे पहले हम प्राथमिक शिक्षा संबंधी उनके सुझाव को पढ़ने की कोशिश करेंगे, है ना। उन्होंने जब देखा है, जांच भी की है, देख भी रहे थे कि अब से जो यहाँ का समय रहा लगभग 50 वर्षों का, उस 50 वर्षों में जो है एक प्राथमिक जो शिक्षा थी उसके प्रसार की जो गति थी वो जनसंख्या की दृष्टि से जिस तरह प्रसार हो रहा था वो धीमी चल रही थी। यानी कि जनसंख्या तो जो है वो बढ़ती आ रही है, बहुत ज्यादा बढ़ती आ रही है। प्राथमिक स्कूलों की संख्या भी बढ़ रही है लेकिन कुछ देशों में नहीं बढ़ रही है। तो इसमें जो साक्षरता का जो एक प्रतिशतता थी वो बढ़ने के बजाय और घटती आ रही थी, है ना। और उसका उन्होंने ये भी देखा उसके बाद में कि प्राथमिक शिक्षा में जो है अवरोधन भी हो रहा है, प्राथमिक शिक्षा में जो है अपव्यय भी हो रहा है। अब हम थोड़ा सा ये ध्यान करेंगे कि ये प्राथमिक शिक्षा में अपव्यय क्या है और प्राथमिक शिक्षा में अवरोधन क्या है। अपव्यय और अवरोधन क्या होता है, उसके कारण क्या होते हैं, उसके समाधान के सुझाव क्या होते हैं, है ना। तो देखिए अपव्यय का मतलब यह है, एक छोटा सा मैं उदाहरण देता हूं। अगर आपने कोई चीज पैसे लेकर के खरीदी है ना, या आप कोई प्रोग्राम कर रहे हैं वहां पर, या आप कहीं घूमने गए हैं, या आपका कोई लक्ष्य है आपका, और उस लक्ष्य में आपने समय लगाया है, पैसा लगाया है और आपने अपनी एनर्जी लगाई है, और वो जो है आपका प्रोग्राम फेल हो जाए, आपका जो लक्ष्य है वो आपको प्राप्त ना हो, आपका जो लक्ष्य है वो प्राप्त ना हो, तो क्या होगा वहां पर वो अपव्यय माना जाएगा। क्यों माना जाएगा? क्योंकि आपको अपना लक्ष्य जो था वो प्राप्त नहीं हो पाया है, तो आपका वेस्टेज ऑफ मनी, वेस्टेज ऑफ टाइम, वेस्टेज ऑफ एनर्जी, तो 3 तरह से आपका वो अपव्यय माना जाएगा, है ना। तो इसी तरह से शिक्षा के रूप में अगर हम देखते हैं यहाँ पर अपव्यय क्या है यहाँ पर, कि माना कि एक बच्चे ने कक्षा 1 में एडमिशन ले लिया है और वो स्कूल आपका कक्षा 5 तक का है, तो लक्ष्य भी ये होना चाहिए कि कक्षा 5 तक की अपनी एजुकेशन को पूरी करके वहां से उसको जाना चाहिए, वहां से उसको हटना चाहिए। लेकिन देखने में अभी भी प्रोजेक्ट में भी आता है, पहले तो समय बहुत ज्यादा रहा होगा, अब तो कम है, लेकिन है अभी भी बहुत, चाहे 1% हो लेकिन है अभी भी, कि बच्चा जो है जिस क्लास में एडमिशन लेता है कभी कभी तो उसी क्लास को ही वो पूरी किए बिना ही छोड़ देता है। जैसे कक्षा 1 में एडमिशन लिया तो उसके से 3-4 महीने, 5 महीने, 6 महीने पढ़ेगा और उसको छोड़ देगा, है ना। या फिर आपका कक्षा 1 कर ली, कक्षा 2 कर ली, कक्षा 3 में कुछ इस तरह की कोई स्थिति आई है और उसने उसको बीच में ही छोड़ दिया है, तो वो लक्ष्य तो पूरा नहीं हुआ, तो वेस्टेज ऑफ मनी, वेस्टेज ऑफ टाइम, वेस्टेज ऑफ एनर्जी, तो 3 स्तर पर वो अपव्यय का मान रहेगा। अपव्यय तो आप क्लियर हो गए कि अपव्यय को कहते हैं कि हम किसी जो चीज है, हमारा कोई जो चीज हम लेने जा रहे हैं उसकी कीमत चुका करके अगर वो चीज जो है हमारा जो लक्ष्य है वो पूरा नहीं कर पा रही है, अगर वो चीज जो है अच्छी नहीं आ रही है वहां पर, तो उस चीज का कोई फायदा नहीं होगा, तो वहां उस चीज का अपव्यय हो जाएगा, फिजूल खर्ची हो जाएगी वहां पर कि हमने पैसा जो है बेकार में डाला है, ये चीज उपयोगी नहीं है, हम इसको लेकर के भी आए हैं, समय बर्बाद हो गया है, हमारी एनर्जी भी लगी है वो भी बर्बाद हो गई है। अब देखते हैं अवरोधन क्या होता है। अब देखिए अवरोधन की तो सीधी सी बात है, किसी भी चीज में अवरोध उत्पन्न होना वो अवरोधन कहलाएगा, बाधा आ जानी, रुकावट आ जानी, ये हमारा आपका अवरोधन हो जाएगा। अब हम देखते हैं शिक्षा में अवरोधन क्या है। देखिए
अगर कोई बच्चा अपनी एक वर्ष का पाठ्यक्रम 2 वर्ष में करता है या 3 वर्ष में करता है तो वो उसका शिक्षा का अवरोधन माना जाएगा। क्या माना जाएगा? वो शिक्षा का अवरोधन माना जाएगा, क्योंकि कक्षा 1 या कक्षा 2, कक्षा 3, कक्षा 4 मतलब किसी भी क्लास का ड्यूरेशन समय देखते हैं कि हर बच्चा जो है 1 साल के बाद दूसरी क्लास में प्रमोट होता है। लेकिन अगर बच्चा फेल हो जाता है तो फेल होकर के फिर उसी क्लास में रहेगा, अगले साल फिर उसी क्लास में पढ़ेगा, तो वहां भी आपका समय भी लग गया, आपकी एनर्जी भी लग गई, आपका पैसा भी लग रहा है ना, और फिर आप वही के वही जुड़े अपना, तो वो क्या कहलाएगा? वो शिक्षा में अवरोधन कहलाएगा। यानी कि आपने अपना शिक्षा का जो पाठ्यक्रम है 1 साल से ऊपर के समय में आपने वो पूरा किया है। 2 साल लग जाते हैं पहले, अब से 20-30 साल पुरानी अगर हम बात करें, 30-35 साल पुरानी बात करें तो कक्षा 10 में जो था बोर्ड का जो एक हलवा बना हुआ था, बोर्ड के पेपर होते हैं, तो हाई स्कूल की जो परीक्षा थी बहुत कम बच्चे उसको पास कर पाते थे, और कोई बच्चा तो उसमें मतलब उसको छोड़ ही देता था, 4-5 साल बाद ट्राई करने के बाद में छोड़ ही देता था, जब 4-5 साल तक उसको उसमें सफलता नहीं होती थी। कोई बच्चा दूसरे साल पास हो जाता था, कोई बच्चा तीसरे साल पास हो जाता था, तो ये माध्यमिक स्तर पर भी अवरोधन पाया जाता है। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि अपव्यय क्या है और अवरोधन क्या है। तो इन्होंने हरडाल महोदय ने उस प्राथमिक शिक्षा में जो है अपव्यय और अवरोधन को वहां पर पाया है कि बच्चा जो है एक कक्षा में जो है 1 वर्ष का जो उसका पाठ्यक्रम है उसको वो 1 वर्ष में पूरा करके 2 वर्ष में 3 वर्ष में कर रहा है। लेकिन अब इन सब चीजों के कुछ कारण तो रहे होंगे, क्यों वो बीच में छोड़ रहा है बच्चा क्लास को, क्यों बच्चे जो है फेल हो रहे हैं वहां पर, है ना। तो अब उनके कारणों को जानने की हम कोशिश करेंगे, उन पर अध्ययन करते हैं। पहला इन्होंने अपना कारण बताया है कि प्रत्येक गांव में प्राथमिक विद्यालय नहीं है। प्राथमिक विद्यालय नहीं है, छात्रों को दूर दूर पढ़ने जाना होता है और वे स्कूलों में प्रवेश तो ले लेते हैं परंतु बीच में ही छोड़ देते हैं। देखिए, अगर आपको कोई चीज सुलभ मिल रही है, सरलता से मिल रही है, तो आप उसको सरलता वे में करते चले जाएंगे, उसको जहां तक उसकी वो लक्ष्य नहीं प्राप्त होता उसको करते चले जाएंगे आप। लेकिन वो कह रहे हैं कि प्रत्येक गांव में प्राथमिक विद्यालय नहीं है। अब पता नहीं आपको जाने के लिए 3 किलोमीटर जाना है, 4 किलोमीटर जाना है, आप कहाँ जाना है पढ़ने के लिए, एक तो वही होगा कि इतनी दूर कौन जाएगा, है ना। अगर चले गए आप वहां पर एडमिशन भी करा लिया तो हो सकता है आपका मन जो है वो टूट जाए 2-4 महीने के बाद में, या 1-2 साल के बाद में आपको छोड़ना पड़ सकता है वहां पर, है ना। तो हो सकता है आपके साथ इस तरह का कोई भेदभाव हो रहा हो, पक्षपात हो रहा हो, आने जाने में आपको दिक्कत हो रही हो, है, या टीचर्स से आपको डर लगता हो, आपका काम जो है समय से पूरा नहीं हो पा रहा हो, आप जो है समय से कॉलेज में नहीं पहुंच रहे हो, तो बहुत सारी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि आपका स्कूल जो है काफी डिस्टेंस हो गया उसमें आपके घर से और स्कूल तक की दूरी। दूसरा इन्होंने दिया है कि प्राथमिक विद्यालयों का वितरण भी ठीक नहीं है, पिछड़े क्षेत्रों में उनकी संख्या बहुत ही कम है। पिछड़े क्षेत्रों की संख्या यानी कि आपका जैसे जंगली क्षेत्र हो गए, इंटीरियर के क्षेत्र हो गए, पर्वतीय क्षेत्र हो गया आपके, या आपके भौगोलिक परिस्थितियां इस तरह की, आपका रेगिस्तानी क्षेत्र जो होगी, तो उनमें तो बहुत ही ज्यादा हालत खराब थी। वहां पर तो बहुत ही कम मात्रा में स्कूलों की संख्या थी, तो वहां तो आपका अपव्यय जो था वो स्वाभाविक था कि वहां पर हो रहा होगा। तीसरा इसमें बताया इन्होंने कि प्राथमिक विद्यालयों का जो पाठ्यक्रम है वो बच्चों के हितों को पूरा नहीं करता, उनके जो उद्देश्य है, उनकी जो आवश्यकता है उनको पूरा नहीं करता है, और बच्चे जो है प्रवेश तो ले लेते हैं परंतु जब उन्हें कोई लाभ होता दिखाई नहीं देता है तो उनके अभिभावक या उनके माता पिता जो है उनको स्कूलों से हटा लेते हैं, है ना। तो ये भी उसका कारण हो सकता है कि जब आपका पाठ्यक्रम ज्यादातर आपका साहित्य भी है, आपका पाठ्यक्रम या थ्योरेटिकली है, आपका पाठ्यक्रम स्वाभाविक नहीं है, बच्चों को कोई खास ज्ञान नहीं दे रहा है, तो हो सकता है माँ बाप जो है बच्चों को वहां से हटा लेते हो, है ना। चौथा इन्होंने दिया है कि प्राथमिक विद्यालयों में जो शिक्षण नीतियां हो वो अमनोवैज्ञानिक है, जिनसे बच्चों
वो जो लाभ नहीं मिल रहा है, बच्चों की जो रुचि जो है वो उसमें नहीं बढ़ रही है, इंटरेस्ट उसका नहीं बढ़ पा रहा है। नेक्स्ट जो होता है कि प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षण सामग्री का भी अभाव है, तो इसलिए शिक्षण को हम रुचिकर नहीं बना पा रहे हैं। शिक्षण सामग्री जो होती है, पहली बात तो आपकी जैसे टेक्स्ट बुक होती है, किताबें होती हैं, कॉपी होती है आपकी, आपका चौक होता है, डस्टर होता है, श्याम पट होता है, आपके मानचित्र होते हैं, आपके खेलने का सामान होता है, आपको पढ़ाने के कुछ चार्ट होते हैं, मॉडल होते हैं, इस तरह की। तो ये आवश्यक सामग्री भी बहुत स्कूलों में नहीं है, जिससे कि शिक्षण को जो है रुचिकर बनाया जा सके। और रुचिकर जब नहीं बनेगा तो बच्चे उसमें रुचि नहीं लेंगे, और बच्चे उसको बीच में से छोड़ करके जा नहीं सकते हैं, है ना। नेक्स्ट इसमें बताया है कि प्राथमिक विद्यालयों के अधिकतर शिक्षक न तो उनकी न्यूनतम योग्यता जो है, शैक्षिक योग्यता प्राप्त है, और न ही उनको शिक्षण प्रशिक्षण प्राप्त है। यानी कि एक प्राइमरी स्कूल के टीचर्स को कितना पढ़ा हुआ होना चाहिए, कम से कम उसको हाई स्कूल है, तो एक तो उनकी वो ही योग्यता प्राप्त नहीं है, तो और दूसरा उनको अनट्रेन्ड टीचर है, तो उनको शिक्षण विधियों का या शिक्षण तकनीकों का यूज करने का तरीका भी उनको नहीं आ पा रहा है। तो अपने शिक्षण को प्रभावी कैसे बनाएंगे? जब प्रभावी नहीं होगा तो बच्चे जो है वो अपना पाठ्यक्रम को उनको रुचि करने लगेगा, वो बीच में छोड़ करके उसको जा सकते हैं। नेक्स्ट इन्होंने बताया है कि ग्रामों के विद्यालयों के लिए शिक्षक भी उपलब्ध नहीं होते हैं, और शिक्षिकाओं की तो अगर बात करें तो वहाँ उनकी तो अधिकतर कमी ही कमी है। यानी कि देखिए, अगर मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि प्राथमिक जो शिक्षक होते हैं, अगर वो फीमेल हो जाए प्राथमिक शिक्षक, तो उसके बहुत अच्छे परिणाम आते हैं। लेकिन वो उस जमाने की बात हो गई है आपकी, है ना, यानी कि 1927 की बात हो गई है। तो वो कह रहे हैं कि यहाँ पर महिलाएं शिक्षक तो है ही नहीं, यहाँ पर आपकी जो पुरुष शिक्षक है उनकी भी बहुत कमी है। उनकी भी कमी ये दिखाई दे रही है कि एक अध्यापक स्कूल है वहां पर, तो एक अध्यापक या 2 अध्यापक भी हो गए हैं, तो पूरी कक्षा 5 तक के वो जो है कक्षा को कैसे वो उसको हैंडल करेंगे। वो एक समय में एक क्लास के अंतर्गत जा सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, दूसरे बच्चे तो वो धर्मी हो जाएंगे वहां पर, भले ही चाहे आप उनको कितना भी काम दे रखा हो, लेकिन जब तक उन बच्चों के सामने टीचर नहीं बैठेगा, बच्चे डरेंगे नहीं, वो अपना काम नहीं करेंगे, उसमें रुचि नहीं ले सकते हैं। नेक्स्ट इसमें बताया है कि दूर दराज के प्राथमिक विद्यालय जो है वो अनियमित रूप से चलते हैं, जो बहुत दूर दूर तक जिनका कोई निरीक्षण भी नहीं होता है, जहां आवागमन का कोई ज्यादा खास साधन भी नहीं है ना, तो वो तो अनियमित रूप से ही चलते हैं। कभी बहुत सारी छुट्टियां हो जाती हैं, पाठ्यक्रम भी उनका पूरा नहीं हो पाता है पूरे साल का जो है ना, शिक्षक भी ऐसे हैं, उनका शिक्षण कार्य भी कोई खास नहीं है, तो पूरी तरह से अनियमित रूप से ही वहां पर चल रहा है। नेक्स्ट उन्होंने बताया है कि अधिकतर भारतवासी जो है निर्धन परिवार वाले हैं, वे अपने बच्चों को प्रारंभ से ही मजदूरी कराने के लिए जो है विवश हो जाते हैं, या किसान लोग होते हैं विभाग, तो क्या होता है अपने बच्चों को जो है अपने काम में भी लगा देते हैं, बीच बीच में जो है जैसे किसी फसल की जो है आपकी बुआई हो रही है, जिस टाइम धान की बुआई होती है, गन्ने की बुआई होती है, या गेहूं की बुआई होती है, तो वो अपने बच्चों को 2-2, 3-3, 4-4 दिन के लिए, 1 हफ्ते के लिए स्कूल से उसको हटा देते हैं कि आप हमारे काम में सहयोग करिए। जब कटाई का समय आएगा, काटने का टाइम आएगा, तो उस टाइम भी यही हालत होती है, और बीच बीच में भी आज पानी दे रहे हैं, आज खाद दे रहे हैं, और बहुत सारे काम हो जाते हैं, तो उनके लिए भी जो है तो उन बच्चों को जो है स्कूल से हटा करके वहां पर उनको लगा दिया जाता है। तो उसमें क्या होता है, फिर बच्चे जो है अपनी क्लास में पिछड़ जाते हैं, उनका जो कोर्स है वो पूरा नहीं हो पाता है। जब कोर्स पूरा नहीं होगा तो जो है कॉपी चेक होगी, तो वहाँ टीचर को जब काम नहीं पूरा मिलेगा तो वो पिटाई भी करेगा, धमकाएगा। तो उस वजह के डर से जो है एक बार पिटाई हुई, 2 बार पिटाई हुई, तो वो धीरे धीरे बच्चे जो फिर वहां से पलायन कर देते हैं, वहां से अपना स्कूलों को वो छोड़ देते हैं। तो ये भी इसके कारण हो सकते हैं। नेक्स्ट इन्होंने बताया कि अधिकतर भारतवासी जो है अनपढ़ है, अशिक्षित है, वो शिक्षा के महत्व को नहीं समझ पा रहे हैं। तो अगर बच्चे जो है बीच में ही क्लास को छोड़ देते हैं, तो शिक्षा के महत्व को उनको बताना चाहिए कि बीच में आप क्लास नहीं छोड़नी है। तो इस प्रकार से इसके कुछ कारण इन्होंने बताए। चलिए स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना काफी